नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो जो आपकी आज मैं स्टार्ट करना जरूर साइंस का है। साइंस का पेपर जो 2019-20 में हो चुका है और ये आपका एसए 2 का पेपर है। ठीक है, एसए 2 का मार्च 2020 में हुआ था। अब की बार हो सकता है आपका पेपर मई में जाएगा। ये कुछ इसके जनरल इंस्ट्रक्शन हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश के लिए है, ठीक है, और नीचे हिंदी वालों के लिए कुछ दिया गया है। इसे रोक के आसानी से आप पढ़ सकते हैं, पढ़ ही तो सकते ही हैं। ठीक है, तो पहले आज हम अ ब स हैं और सभी खंड को हल करना है। अच्छा जी, करेंगे। पहले अ वाले एक एक नंबर के हैं, तो कोशिश करूंगा एक एक नंबर वाले आपके मैं जल्दी से करा दूं इस वाले में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से करना शुरू करते हैं। और याद रखना पिछले साल का, ये कई बच्चे सोचे इस साल का भी सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगा। ओरिजिनल पेपर कौन सॉल्व कराएगा? चीटिंग नहीं हो जाएगी? वैसे भी आप गूगल से बहुत कुछ पूछ ले रहे हो। चलिए, तो समांगी मिश्रण क्या है? एक नंबर में लिखना है और ये शायद आपकी वर्कशीट में ही आई होगी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वर्कशीट मैंने 13 से बनानी शुरू की होगी, लेकिन फिर भी मैं आपके सपोर्ट मटेरियल की मदद से आपको बता दूंगा कि आपका कौन से चैप्टर में है आपका। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 में है आपका और ये पेज नंबर 13 पे, इसे कैसे है यहाँ पे लिखा गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, लो मत आराम से। समांगी मिश्रण क्या है आपका? ये रहा समांगी मिश्रण। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, मतलब एक दूसरे में मिल जाते हैं और एक दूसरे से विभेद्य होते हैं। अविभेद्य मतलब अलग नहीं हो सकते, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। याद रखना। नीचे इसका उदाहरण दिया गया है, जैसे जल में शक्कर मतलब चीनी को मिलाया जाता है। ठीक है, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, ये सब नहीं पढ़ेंगे, केवल हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक जो आपके पेपर में है। एक व्यक्ति, और यहाँ पे एक व्यक्ति हाथ में सूटकेस पकड़कर खड़ा है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ये आप पहले पढ़ चुके हैं। आप कोली वाला अगर याद होगा तो उसी प्रकार से ये व्यक्ति हाथों में लेकर खड़ा हुआ है आपके। जो बोझ उसके सर पर होता था अब उस सर पे नहीं है। जो कोली जा रहा है आपके सर के साथ। अगर आपकी मैं वर्कशीट दिखाऊं, ये आपने हाल फिलहाल में ही खत्म किया हुआ है। अगर ध्यान से देखेंगे तो वर्कशीट 65। ठीक है, वर्कशीट 65। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे कोली, ये कोली तो है नहीं, कोई मॉडल है। तो आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे ये चीज है। ठीक है, एक बल द्वारा किया गया कार्य शून्य तब कहलाता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा शून्य होगा यदि बल द्वारा वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन ना आए अथवा बल अथवा विस्थापन एक दूसरे के समकोण हो। उदाहरण के लिए पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता एक उपग्रह, ये भी है। कूली के सर पर रखा बोझ, उसने बोझ अगर हाथ में ले रखा है तो वही होगा। तो यहाँ पे एक व्यक्ति हाथ में सूटकेस पकड़ खड़ा है, तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य शून्य होगा। A man is holding, इंग्लिश वालों के लिए, a man is holding a suitcase in a hand at rest. What is the work done by him? अरे खड़े रहोगे वहीं पे बाबू तो क्या काम करोगे? शून्य, जीरो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आपका इंग्लिश वाले मीडियम बच्चों के हैं, तो ये वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वालों के लिए तो बहुत कुछ लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए है। अब आते हैं हम हिंदी, इस तरफ है आपका। ठीक है, और यहाँ पे है पढ़ी हुई अवधारणाओं का अनुच्छेद को समझकर जो है कि आधार पर प्रश्न 3.1 से लेके 3.4 तक के उत्तर लिखिए। संक्रमण रोग, देखो अभी जो आप सबका अभी चल रहा था प्यारे बच्चों, ये वही वाला है। संक्रमण रोग कुछ जैविक कारणों जिनके रोग जनक कहते हैं के द्वारा फैलते हैं। देखो ये स्टेटमेंट्स है आपकी, इस हिसाब से इसमें क्वेश्चन 1 2 3 4 आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो आदि है, यह सभी जीव मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई आदि जगत से संबंधित है। मोनेरा जगत, याद रखना, मोनेरा जगत आपको याद नहीं आ रहा, फिर भी मैं आपको वर्कशीट में से इसमें से दिखाता हूँ, सपोर्ट मटेरियल में से। मोनेरा जगत के जीव एक कोशिकीय प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा समूह में कई प्रकार के एक कोशिकीय, देखो प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय भी होते हैं। यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इस समूह के जीव अमीबियसिस, मलेरिया आदि रोगी के कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें क्या है, इसको पढ़ने के बाद इसका आंसर देना होता है। तो प्रोकैरियोटिक से आप क्या समझते हैं, ये चीज़ों को मैं और अच्छे से डिटेल समझाने के लिए मैं आपका वर्कशीट की मदद लूंगा, सपोर्ट मटेरियल की। अगर आप ध्यान से अगर वर्कशीट यार, सपोर्ट मटेरियल अध्याय नंबर 7 खोलेंगे, जीव में विविधता। ठीक है, अध्याय एक नंबर में नहीं, जीवधारी देखेंगे यहाँ से। तो प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आपके उसमें भी था।
वर्कशीट में भी। और मैंने उस टाइम भी बताया था इसके अंदर मोनेरा आना चाहिए, तो ये लिखते नहीं है। इसके नीचे मोनेरा, मोनेरा, नेरा 5 होते हैं, 1 2 एनिमिलिया, ठीक है, प्लांटी और फंजाई, ठीक है। ये नीचे और दिखा देता हूँ, ये रहा फंगाई, ठीक है। 5 जगत होते हैं आपके। और उसी प्रकार जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है, ये तो एक कोश की ही होता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक में ये एक कोश के बहुकोश के दोनों होता है और दोनों में केंद्रक पाए जाते हैं। इसके अंदर प्रोटिस्टा होता है, ये एक कोश के होता है। उसके बाद बहुकोश के बारे में चले जाते हैं, एनिमिलिया, प्लांटी और फंजाई में टी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। और इसका अगर आंसर लिखना है आपको, तो अगर इसी में से आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहीं से लिखेंगे, मोनेरा जगत में जीव एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। आप इस प्रकार से 1 नंबर का आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद है, अगर वर्कशीट नंबर आप 19 में फिर दिखा रहा हूँ, देखिए वर्कशीट नंबर 19 में आपका यहाँ देखो, आप प्रोकैरियोटिक के बारे में अच्छे पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों था। इन सरल कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है जैसे बैक्टीरिया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आपने जो पहले पढ़ रखा था सारा वहीं से कुछ मिला जुला आ रहा है, आपको लग रहा है नया है, नया कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले का आंसर यहाँ से नहीं आ रहा तो आपको फिर यहीं से लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो मैंने दिखाया वो इस प्रकार से आप आंसर लिखिएगा। निम्नलिखित में किन जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है? कोशिका भित्ति की बात कर रहा है, याद रहे, कोशिका भित्ति होती है और कोशिका झिल्ली होती है। क्वेश्चन, कोशिका निम्नलिखित में से किन जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है? अगर एक बार आपको यही जीव जगत वाला दोबारा दिखाऊं, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। यहाँ देखिए जो आपका ये है, आपका इसमें मोनेरा लिख दिया मैंने। कई लोग इसमें कहते हैं आता है मोनेरा, कई बार नहीं आता है, लेकिन समझने के लिए 5 जगत में तो 5 दिखने चाहिए ना। हम आते हैं कोशिका भित्ति में, यह देखिए प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा, फिर ये आपका बदल जाता है बहुकोशिकीय को। बहुकोशिकीय में क्या होता है? एक कोशिका भित्ति रहित, एक कोशिका भित्ति सहित, जिसमें कोशिका भित्ति होती है और कोशिका भित्ति नहीं होती। और कोशिका भित्ति किस में नहीं होती? जंतु में। और कोशिका भित्ति सहित मतलब होती है, वो होते पादप में। इसमें फंजाई और प्लांटी दोनों आते हैं, फंजाई और प्लांटी दोनों आ जाते हैं। तो याद रखना, तो जो इसका आंसर होगा आपका, तो इसके अंदर जो फंजाई था आपका, अब फंजाई कहाँ चला गया? फंजाई देखो प्रोटिस्टा के अंदर है, ठीक है, समझ रहे हो? तो चीजें मिक्स मत करना। तो कोशिका भित्ति मैं सही सीधे बताता हूँ, जीवाणु में और नील हरित शैवाल में भी पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। आपको माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती, जबकि ये आपका उसी का हिस्सा है, प्रोटिस्टा, ठीक है। लेकिन इसमें आपकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक। चलो आगे आते हैं। अब जो पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही प्यारे बच्चों, मैं क्या कर सकता हूँ, कौन क्या कब आता क्या नहीं आता, मेरे इतना बड़ा सेटअप तो है नहीं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे आते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें है रेखांकित शब्द को सही कर पुनः लिखिए। जीवाणु डैश जगत से संबंधित है, ये किस जगत से संबंधित है आपको यहाँ पे ये बताना है। और इसका आंसर तो ऊपर ही दे दिया गया है, ठीक है। जीवाणु, कवक एवं प्रोटोजोआ आदि हैं। यह सभी जीव मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई जगत आदि से संबंधित हैं। ये प्रोटिस्टा से भी हैं और ये आपका फंजाई से भी हैं। तो इसको क्या लिखेंगे आप? अब देखो इसने प्रोटिस्टा साफ साफ लिखा है, तो जीवाणु हैं आपका, अगर ये देखेंगे तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि, जो आदि, यह सभी जीव मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई आदि जगत से संबंधित है। अब इसे किस में लिखेंगे? तो इसमें हम प्रोटिस्टा हटा के प्रोकैरियोटिक लिख देंगे। क्या? प्रोकैरियोटिक साफ साफ आ जाएगा, तो इसको हटा के आपको क्या लिख लेना है? प्रोकैरियोटिक। तो ये दोनों सारे हो जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर सारे आ जाते हैं आपके, तो इस वजह से आपका ये प्रोकैरियोटिक के अंदर लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे आपका यहाँ पे? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। अब यहाँ पे कई बार आ जाता है, यह 5 जगत में से नाम ले रखा है। अगर 5 जगत में से नाम ले तो इसको आपको मोनेरा में कर देना है। किसमें? मोनेरा, मोनेरा, सिंपल से, ठीक है। यहाँ से हटा के इस प्रकार से लिख देंगे, दोनों आपका सही हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे नीचे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, दिए गए चित्र पर आधारित वायु द्वारा तथा रोग वाहकों वेक्टर द्वारा फैलने वाले एक एक रोगों का नाम लिखना है। जस्ट एक रोग का नाम लिखना है आपको, ठीक है। रोग संक्रमण से सामान्य तरीके। अगर आपको ये चित्र देख कुछ याद आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा तो हम है ना, तो एक बार मैं चैप्टर खोल के बताता हूँ। ये चैप्टर कौन सा है आपका? चैप्टर खुल जाओ। हाँ, हम बीमार क्यों होते हैं। हाल फिलहाल में जो आपका यही चैप्टर चल रहा है, हम बीमार क्यों होते हैं। अगर इसका पेज नंबर अगर आप देखेंगे 159, तो यही आपका यही पेज आया है। यहाँ पे कलरफुल में है और यहाँ पे आपका ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर है, तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही होता है।
तो क्वेश्चन है, दिए गए चित्र पर आधारित वायु तथा रोग वाहकों वेक्टर फैलने वाले रोगों, एक एक रोगों का नाम लिखना है। तो यहाँ पे दोनों है, सही वही चित्र भी दिया गया है और नीचे वो इसका आंसर भी दे दिया गया है। तो मैं आपको इस वजह से ये सब दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से अपने सपोर्ट मटेरियल का भी इस्तेमाल कर पा रहे बच्चों। मैं लिख के तो वैसे भी दे देता। संक्रमण रोग, पीड़ित व्यक्ति से संक्रमित व्यक्ति, अरे यार अच्छे से खुल जाओ, ठीक है। संक्रमण रोग पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। सूक्ष्म जीव या संक्रमण रोग कारक हमारे जीव में निम्न साधनों द्वारा प्रवेश होता है, वायु, भोजन, जल, रोग वाहक द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस ये बताना था, क्वेश्चन में मैं ज़्यादा घुमा दे रहा हूँ मैं, ये बस वायु द्वारा बताना है और रोग वाहकों द्वारा, एक एक नंबर का था। तो इसके यार ये वायु द्वारा, ठीक है। तो सर्दी जुकाम ये लिख दीजिए, और रोग वाहक द्वारा ये रहा आपका जैसे डेंगू और मलेरिया। अगर आपको डिटेल्स ज़्यादा पढ़नी है तो मैंने बता दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी होती चली जाती है, चीज़ें समझाते कुछ और चीज़ें भी समझाने लग जाता हूँ मैं। तो 195। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है आपको चीज़ें समझाने में। अगर चुपचाप आंसर लिख के देना होता तो हम भी दे देते, लेकिन चीज़ें चारों तरफ कॉपी किताब फैला के फिर आपको बताना, और प्यारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों यहाँ से अपना लिख लेना, ठीक है, पढ़ लेना। अब अपना इंग्लिश के लिए तो बहुत लोग कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 पे आते हैं। ये दृष्टि बाधित व्यक्तियों बच्चों के लिए, ठीक है, यहाँ पे केवल दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो तो इस प्रश्न को देख सकते हैं, और कई बच्चे तो इसे भी करके आ जाते हैं। तो ध्यान से ऐसे प्रश्नों को आपको नहीं करना है, अगर आते हैं तब भी नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे है, रॉकेट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अरे ये तो इंग्लिश हो गया। नीचे वाले पे रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत का कार्य करता है। सबको याद होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अरे हर जगह ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं होता, रॉकेट के ऊपर है। ऊर्जा संरक्षण नियम कहाँ से काम करेगा, यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण नियम बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे होगा संवेग संरक्षण का नियम। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब कहेंगे कहाँ पढ़ चुके हैं, चलो फिर आपकी याददाश्त तेज करने के लिए आपकी वर्कशीट दिखा देता हूँ, ठीक। एक नंबर आया, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करने के लिए तो आपको थोड़ी सी मेहनत कर लेता हूँ आपके लोगों के साथ। देखो ये रहा, आप वर्कशीट नंबर 42 में पढ़ चुके हैं, कौन सा, वेग संरक्षण का नियम, ठीक है। तो इसमें होता है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी इसे कहते हैं। संवेग संरक्षण के नियम से आसानी से समझ सकते हैं, जो गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से के पहले और टकराने के बाद बराबर होता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा होता, ठीक है। ये कहता है गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम अगर आपको समझने के लिए मैं आपके गति के तीसरे नियम पे वर्कशीट नंबर 41 पे आ जाता हूँ, ठीक है। गति का तीसरा नियम आपका यही था। अब यहाँ पे देखो कि जो आपका संवेग संरक्षण नियम है कहाँ कहाँ कार्य कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रॉकेट का ऊपर उठना, रॉकेट का ऊपर उठना, यही भी आपका एग्जाम्पल है। तो अगर आप गति के तीसरे नियम को अगर समझना चाहते हैं, गति का तीसरा नियम, तो आपको वर्कशीट 41 देखनी होगी, जो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो जो इसका होगा संवेग संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक है। और ऊर्जा संरक्षण नियम तो है ही नहीं, वेग संरक्षण का भी नहीं नियम, मोमेंटम, ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में संवेग संरक्षण का नियम काम करता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। वीडियो यार बड़ी हो जाती है करते करते, सांस फूल जाती लगातार खड़े खड़े। चलो आते हैं, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम प्रोसेस, इंग्लिश हो जा रही है, कोई बात नहीं, पास में ही है ना। लो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी है। तो 6 का है फर्स्ट ये वाला, बांध में एकत्रित जल में डैश होती है, कौन सी ऊर्जा, कोई ऊर्जा नहीं, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। ये नहीं लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका भी मतलब वो कोई नहीं, ये मेरे नहीं, किसी और जिस बच्चे का पेपर उसने लिखा होगा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा कहाँ से होगी भाई, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों होगी, याद रखना। दो ऑप्शन तुरंत काट लो, कोई ऊर्जा यही काट लो, विद्युत ऊर्जा ही होगी नहीं, गतिज ऊर्जा या तो स्थितिज ऊर्जा। अब कौन सी ऊर्जा होगी इसमें आपकी, याद रखना, जो पानी वो बह नहीं रहा, एकत्रित है, एकत्रित का मतलब रुका हुआ है, ठीक है। स्टोर्ड यहाँ पे साफ है तो स्थितिज ऊर्जा ही होगी यार, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, इसने सही लगा रखा है, यहाँ पे नहीं कर रखा है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, व्हेन अ बॉडी फॉल्स, इंग्लिश वाले पढ़ ले थोड़ा, फॉल्स फ्रीली टॉवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटली एनर्जी, क्या होती है आपकी, पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु या पिंड की कुल ऊर्जा होती है। देखो याद रखना, आप क्या होगा, कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ गिर रही है तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, अरे बहुत अच्छी बात है, बढ़ेगी।
लेकिन इसने कुल ऊर्जा पूछी, याद रखना, कुल ऊर्जा। यही बच्चे गलती करके आ जाते हैं, इसने तो ऑप्शन भी नहीं लगाया, कुल ऊर्जा की बात की है। आपकी याददाश्त तेज करने के लिए फिर मैं एक काम करता हूं आपके लिए, ठीक है। वर्कशीट नंबर 69 हाजिर हो, ये रही वर्कशीट नंबर 69, कुल ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, आपको ये दिखाते हैं, ये रहा, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक, याद है ना, ये आपने भरा था साथ के साथ, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा वही रहती है। कहीं भी वस्तु नीचे गिर रही है, ठीक है, उसकी जो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है, लेकिन जिसकी कुल ऊर्जा है वही है। 800 भी यहाँ पे भी, 800 भी यहाँ पे भी, 800 यहाँ पे भी, 800 जूल यहाँ पे भी। देखेंगे, हम देखते हैं किसी पिंड के मुक्त पतन से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में उतनी कमी होती है जितनी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसी प्रकार, ठीक है, दोनों बराबर रहते हैं, तो कुल ऊर्जा कितनी होगी, स्थिर रहेगी, बराबर रहेगी। जो इसका आंसर होगा, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, ठीक है, यही रहेगी, स्थिर रहती है, ठीक है, घटती है बढ़ती वाला नहीं रहेगा। पहले बच्चों याद रखना, कुल ऊर्जा की बात की यहाँ पे, ठीक है, टोटल एनर्जी, ठीक है, तो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, रिमेन रहेगा, वही रहेगा, वही स्थिति बनी रहेगी। आगे आते हैं, ठीक है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7, 8, ठीक है, काफ़ी सिंपल है प्यारे बच्चों। ये थोड़ा मैं, ये वीडियो लंबी ना हो, मैं सोच रहा हूँ 10-10 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, लेकिन 15, 16, 20 मिनट की चली जा रही है एक एक नंबर के वाले। तो मैं समझाने के साथ समझा भी रहा हूँ ना साथ के साथ, इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबी होती चली जा रही है, ठीक है। तो बाकी मैं ये 7वां जो है आपका, मैं अगले वीडियो में आऊँगा, अगले पार्ट में लेके, ठीक है। तब तक के लिए मैं सीबीएसई क्लास को देखते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो ये कमेंट करके बताइए यार कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तभी मैं इस पे काम करूंगा। 2000 जो 19-20 का ये पेपर है, जो मैं आपको ये सॉल्व करा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहेगा ना, कमेंट्स करके बताएंगे तभी यार हम भी सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा वक्त भी लगता है जो आप ये देख रहे होते हो, ताकि आपको रेफरेंस दिखा सके, पुरानी चीज़ों से दिखा सके, ताकि आपको याद आ जाए सब कुछ, ठीक है। तो अच्छे लगे तो लाइक करें और कमेंट भी करें, मैं आपके सबके कमेंट पढ़ता हूँ। अब रिप्लाई करने का टाइम ही मिल जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।